इस लेक्चर के अंदर हम एवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से कंपैरेटिव गवर्नमेंट जो है वो इवॉल्व होके आई, किस तरीके से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमें इवोल्यूशन देखने को मिला है कंपैरेटिव गवर्नमेंट का, कंपैरेटिव गवर्नमेंट की रूट्स हमें कहाँ पे देखने को मिलती हैं, कैसे शुरुआत हुई कंपैरेटिव गवर्नमेंट की और कब से शुरुआत हुई कंपैरेटिव गवर्नमेंट की। तो ये एक पूरा का पूरा हिस्टोरिकल फ्रेमवर्क या फिर एक इवोल्यूशन हम समझने की कोशिश करेंगे। कंपैरेटिव गवर्नमेंट क्या होती है ये मैंने पिछले लेक्चर के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन किया है, लेकिन फिर से मैं आपको बता दूं कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर हम अलग अलग कंट्रीज के पॉलिटिकल सिस्टम्स को कंपैरेटिवली स्टडी करने की कोशिश करते हैं, हम अलग अलग कंट्रीज के पॉलिटिकल प्रोसेसेस को कंपैरेटिवली स्टडी करने की कोशिश करते हैं, हम अलग अलग कंट्रीज के जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो पार्लियामेंट है या फिर जो लेजिस्लेचर है, जो एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, उसको कंपैरेटिवली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हम भारत का पार्लियामेंट और अमेरिका का जो लेजिस्लेचर है, उनका जो कांग्रेस है, उसको हम जो है वो कंपैरेटिवली स्टडी करने की कोशिश करते हैं ताकि हम सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज को एनालाइज कर पाएं। अगर किसी देश के अंदर कोई रेवोल्यूशन हो रहा है तो हम उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या फैक्टर्स थे उस कंट्री में रेवोल्यूशन होने के। फिर हम बाकी कंट्रीज के अंदर भी रेवोल्यूशन को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद हमें एक तरीके की मेथडोलॉजी मिल जाती है या फिर हमें यह पता चल जाता है कि क्या रीजंस होते हैं रेवोल्यूशन के पीछे और उसको कैसे रोका जा सकता है, क्या कॉजेज होते हैं रेवोल्यूशन के। तो कंपैरेटिव स्टडी जो है, हम मतलब कंपैरिजन कर रहे हैं अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स का, अलग अलग पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का, अलग अलग पॉलिटिकल प्रोसेसेस का, किस तरीके से इलेक्शंस होती हैं अलग अलग कंट्रीज के अंदर, किस तरीके से रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना जाता है, किस तरीके से इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं, ये सब चीजें इसके अंदर कवर होती हैं। जब मैं इवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट की बात करता हूं तो हमें इसका इवोल्यूशन जो है वो एंशिएंट टाइम्स से देखने को मिलता है, मतलब कि इसकी रूट्स हमें अरिस्टोटल के टाइम पे देखने को मिलती है, प्लेटो और अरिस्टोटल के टाइम पे देखने को मिलती हैं। लेकिन एक फॉर्मल तरीके से कंपैरेटिव गवर्नमेंट या फिर पॉलिटिक्स की स्टडी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ही शुरू हुई। ऐसे अगर हम देखें तो हमें इसकी रूट्स जो हैं वो एंशिएंट टाइम्स में अरिस्टोटल के टाइम पे देखने को मिलती हैं, लेकिन एक फॉर्मल तरीके से, प्रॉपर तरीके से कंपैरेटिव गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स की स्टडी हमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ही देखने को मिलती है। तो इसके एवोल्यूशन को हमने अलग अलग स्टेजेस के अंदर यहाँ पे डिवाइड किया है। सबसे पहली स्टेज आती है अरिस्टोटल टू 17th सेंचुरी, मतलब हम अरिस्टोटल के टाइम से देख रहे हैं और 17th सेंचुरी तक हम इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अरिस्टोटल को जो है वो फादर ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स कहा जाता है, क्योंकि अरिस्टोटल पहला एक ऐसा इंसान था जिसने 158 कॉन्स्टिट्यूशंस को एनालाइज किया, कंपैरेटिवली एनालाइज किया अलग अलग सिटी स्टेट्स के। मतलब कि अरिस्टोटल ने उस टाइम पे, आज से 2500 साल पहले क्या किया, 158 कंट्रीज सिटी स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशंस को कंपैरेटिवली एनालाइज करने की कोशिश की। उसने 158 सिटी स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा, उसको एनालाइज किया और उसके बाद वो कंक्लूजन पे पहुंचा। उसने क्लासिफिकेशन बताई गवर्नमेंट्स की, उसने बताया कि उसने एक क्लासिफिकेशन दी हमें गवर्नमेंट्स की, जैसे कि उसने बताया कि नंबर ऑफ रूलर्स, अगर एक रूलर हो तो उसको मोनार्की कहा जाता है, अगर थोड़े बहुत रूलर्स हों, फ्यू रूलर्स हों तो उसको अरिस्टोक्रेसी कहा जाता है, और अगर मैनी रूलर्स हों, बहुत सारे रूलर्स हों तो उसको पॉलिटी कहा जाता है। तो बेसिकली अरिस्टोटल हमें क्लासिफिकेशन देता है गवर्नमेंट्स की। 158 सिटी स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज करने के बाद अरिस्टोटल ने हमें गवर्नमेंट्स की क्लासिफिकेशन दी, हमें गवर्नमेंट्स की टाइप दी। उसने कहा कि अगर एक रूलर रूल करेगा तो उसको मोनार्की कहा जाएगा, अगर फ्यू रूलर्स रूल करेंगे, थोड़े से रूलर्स रूल करेंगे तो उसको अरिस्टोक्रेसी कहा जाएगा, और अगर बहुत सारे रूलर्स रूल करेंगे, मैनी पीपल आर रूलिंग, तो उसको पॉलिटी कहा जाएगा। उसने इसकी जो है इन तीनों फॉर्म्स की जो है वो परवर्टेड फॉर्म भी दी है। उसने कहा कि मोनार्की जो है वो डिजनरेट हो जाती है टायरेनी के अंदर, राइट। उसके बाद उसने कहा कि अरिस्टोक्रेसी ओलिगार्की में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसकी ये डिजनरेटेड फॉर्म है, और पॉलिटी डेमोक्रेसी के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो इसकी ये परवर्टेड फॉर्म है। मतलब कि उसने ये कहा कि मोनार्की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर टायरानी में कन्वर्ट हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी मोनार्की की टायरानी जो है वो परवर्टेड फॉर्म है,
डीजनरेटेड फॉर्म है, मतलब कि टायरानी लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगती है। मोनार्की है तो जब तक मोनार्की है तब तक सही है, लेकिन अगर मोनार्की टायरानी में कन्वर्ट हो जाए, अगर वही राजा लोगों के ऊपर अत्याचार करने लगे, तो ये जो टायरानी है ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर मोनार्की टायरानी में कन्वर्ट हो जाए तो टायरानी जो है वो परवर्टेड फॉर्म बन जाती है मोनार्की की। उसने कहा कि अरिस्टोक्रेसी अगर ओलिगार्की में कन्वर्ट हो जाए तो अरिस्टोक्रेसी की परवर्टेड फॉर्म जो है ओलिगार्की बन जाती है। अगर थोड़े से रूलर्स रूल कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, मतलब वो अच्छे से रूल कर रहे हैं, लेकिन अगर वही थोड़े से रूलर अत्याचार लोगों के ऊपर करने लग पड़े तो इसका मतलब यह है कि अरिस्टोक्रेसी परवर्टेड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, बैड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है। आप ये याद रखना कि टायरेनी जो है वो बैड फॉर्म है मोनार्की की, ओलिगार्की जो है वो बैड फॉर्म है अरिस्टोक्रेसी की। और उसने कहा कि पॉलिटी की बैड फॉर्म है डेमोक्रेसी। उसने डेमोक्रेसी को बैड फॉर्म बताया है। उसने कहा है कि डेमोक्रेसी जो है वो गरीबों का शासन है, वो रूल ऑफ पुअर है। और जब गरीबों का शासन होगा तो गरीब जो है, क्योंकि गरीबों का शासन होगा तो एक एक्सट्रीम पे वो शासन चला जाएगा। गरीब जो है सिर्फ अपने इंटरेस्ट की बात करेंगे और उनका जो अमीर लोग हैं उनके खिलाफ हमेशा कॉन्ट्राडिक्शन रहेगा, कॉन्फ्रंटेशन रहेगा। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि अरिस्टोटल ने अपने टाइम पे 158 सिटी स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन को एनालाइज करके हमें 3 तरह की गवर्नमेंट बताई। उसने मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी और पॉलिटी बताया हमें। उसने कहा कि एक रूलर का रूल होगा तो मोनार्की, फ्यू का होगा अरिस्टोक्रेसी, एंड मैनी रूलर्स आर रूलिंग, मैनी पीपल आर रूलिंग देन पॉलिटी, और इनकी बैड फॉर्म आ गई टायरनी, ओलिगार्की और डेमोक्रेसी। उसके बाद हम देखते हैं कि 15वीं सेंचुरी में हम देखते हैं हमें मैकियावेली देखने को मिलता है, फिर हमें सिसरो देखने को मिलता है, पॉलीबियस हमें देखने को मिलता है। इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है कंपैरेटिव मेथड के अंदर। इन्होंने भी कंपैरेटिवली गवर्नमेंट्स की स्टडी की है, इन्होंने कंपैरेटिवली पॉलिटिकल सिस्टम और प्रोसेसेस की स्टडी की। उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो स्टेज 1 थी, ये जो पहली स्टेज थी अरिस्टोटल के टाइम से लेकर 17वीं सेंचुरी तक, इस स्टेज के अंदर किस चीज़ के ऊपर फोकस होता था? गवर्नमेंट को क्लासीफाई किया जाता था, अलग अलग गवर्नमेंट्स को क्लासीफाई किया जाता था। जैसे कि अरिस्टोटल ने मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी और पॉलिटी को क्लासीफाई किया। उसी के साथ साथ नेचर ऑफ पॉलिटिकल पावर के ऊपर फोकस किया जाता था कि पॉलिटिकल पावर का क्या नेचर है, किसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में पावर है क्या वो एक्सप्लॉइटेटिव तरीके से पावर को इस्तेमाल कर रहा है या नहीं कर रहा है। बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है, मतलब सबसे बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कौन सी है? तो जैसे कि अरिस्टोटल जो है वो मोनार्की को बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानता है, बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मानता है, लेकिन वो कहता है कि पॉलिटी जो है वो बेस्ट प्रैक्टिकेबल है, बेस्ट प्रैक्टिकेबल है। उसने कहा कि मोनार्की बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लेकिन मोनार्की जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो उसने कहा कि पॉलिटी जो है वो प्रैक्टिकली पॉसिबल है, तो उसने बताया कि मोनार्की सबसे बढ़िया है। तो इस तरीके से हम देखते हैं। उसके बाद अगर स्टेज 1 की मैं बात करूं तो यहाँ पे नॉर्मेटिव अप्रोचेस का इस्तेमाल किया जाता था, फिलोसफिकल अप्रोचेस का इस्तेमाल किया जाता था, स्पेक्युलेटिव अप्रोचेस का इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पे फोकस किया जाता था किसके ऊपर? व्हाट ऑट टू बी, व्हाट ऑट टू बी मतलब क्या होना चाहिए, रादर देन कि व्हाट इज, मतलब कि व्हाट इज के ऊपर फोकस नहीं किया जाता था, व्हाट इज के ऊपर फोकस नहीं किया जाता था, बल्कि किस चीज के ऊपर फोकस किया जाता था? व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। इस चीज के ऊपर नहीं फोकस किया जाता था कि हो क्या रहा है एक्चुअली। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो स्टेज 1 थी, यहाँ पे नॉर्मेटिव अप्रोचेस का इस्तेमाल किया जाता था, कोई साइंटिफिक स्टडी नहीं होती थी, राइट। वेरीफाइएबल एस्पेक्ट्स की स्टडी नहीं की जाती थी, ऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट्स की स्टडी नहीं की जाती थी, बल्कि स्पेक्यूलेशन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, हमें वैल्यू लेडन अप्रोच यहाँ पे देखने को मिलती है। नॉर्मेटिव तरीके से स्टडी यहाँ पे होती थी, कोई साइंटिफिक तरीके से जो है वो स्टडी यहाँ पे नहीं होती थी। उसके बाद हमें स्टेज 2 देखने को मिलती है। स्टेज 2 जो है वो 18th to 19th सेंचुरी आती है, मतलब कि 18वीं और 19वीं जो सदी थी हमारी, उस वक्त हमें स्टेज 2 देखने को मिलती है। इस वक्त हम देखते हैं कि कई सारे थिंकर्स उभर करके आते हैं, जैसे मोंटेस्क्यू हो गया, मोंटेस्क्यू ने सेपरेशन ऑफ पावर का कंसेप्ट दिया। डी टॉकविले हो गया, जेस मिल हो गया, कार्ल मार्क्स हो गया, जेम्स मराइस हो गया, मार्क्स वेबर हो गया, और भी कई सारे थिंकर्स हैं जिन्होंने कंपैरेटिव स्टडी को कंट्रीब्यूट किया, कंपैरेटिव स्टडी के डोमेन के अंदर कंट्रीब्यूट किया। कंपैरेटिव स्टडी उन्होंने कंपैरेटिव तरीके से अलग अलग सिस्टम को एनालाइज करने की कोशिश की, प्रोसेसेस को एनालाइज करने की कोशिश की। तो 18th और 19th सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है कि कई सारे थिंकर्स थे, जेएस मिल हो गया, कार्ल मार्क्स हो गया, मार्क्स वेबर हो गया, मोंटेस्क्यू हो गया, डी टॉकविले हो गया, उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जेम्स ब्राइस हो गया, और भी कई सारे थिंकर्स थे जिन्होंने कंपैरेटिव स्टडी के अंदर जो है, जो
कंपैरेटिव स्टडी का डोमेन था उसके अंदर जो है वो काफी कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की। जैसे अगर मैं कार्ल मार्क्स की बात करूं तो कार्ल मार्क्स जो है किस चीज के ऊपर स्ट्रेस देते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को शेप करने की कोशिश करते हैं। तो कार्ल मार्क्स का आपने सुना होगा एक बेस और सुपर स्ट्रक्चर का मॉडल है, बेस और सुपर स्ट्रक्चर का मॉडल, ये बेस है और ये ऊपर जो है वो सुपर स्ट्रक्चर है। बेस और सुपर स्ट्रक्चर, कार्ल मार्क्स ये कहते हैं कि जो बेस है ये इकोनॉमिक बेस है, मतलब बेस को जो कंट्रोल करेगा वो सुपर स्ट्रक्चर को भी कंट्रोल कर लेगा। तो बेस के अंदर क्या आता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज आती है। मोड्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कंट्रोल कर रहा है, पैसा किसके पास है, इंडस्ट्रीज किसके पास है, फैक्ट्रीज किसके पास है, मोड्स ऑफ प्रोडक्शन को कंट्रोल कौन कर रहा है, ये सब बेस के अंदर आता है। सुपर स्ट्रक्चर के अंदर क्या आता है, तो स्टेट आती है, पुलिस आती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आते हैं, रिलीजन आता है, बाकी सारी चीजें जो है वो सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। और जो इकोनॉमिक बेस को कंट्रोल करता है वो सुपर स्ट्रक्चर को भी कंट्रोल करता है। मतलब कि अल्टीमेटली जो है वो सुपर स्ट्रक्चरल रिफ्लेक्शन है किसका, बेस का। तो कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि जिसके पास पैसा होता है वो ही सरकार चलाता है, सरकार भी उसी के लिए काम करती है, मजहब रिलीजन भी उसी के लिए काम करता है, उसी के साथ साथ पुलिस भी उसी के लिए काम करती है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी उसी के लिए काम करते हैं, उसी की आइडियोलॉजी को स्कूलों के अंदर या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर पढ़ाया जाता है, उसी के लिए पूरा का पूरा सुपर स्ट्रक्चर काम करता है। क्योंकि जिसके पास पैसे होते हैं, जिसके पास जो इकोनॉमिक बेस को कंट्रोल करता है, अल्टीमेटली वो सुपर स्ट्रक्चर को भी कंट्रोल करता है। सिंपल कहने का मतलब ये है कि जिसके पास वेल्थ है वो ही सरकार चलाएगा, क्योंकि सरकार उसी के द्वारा बनाई जाएगी, फंडिंग दी जाएगी उनको, और फिर सरकार उसी के लिए काम करेगी। उसी के साथ साथ जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पे बच्चों के ब्रेन वॉश कर दिए जाते हैं ताकि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसको बच्चे क्वेश्चन ना कर पाए। मतलब कि जो कैपिटलिस्ट होता है, जो अमीर होता है, उसकी जो मोनोपोली है या फिर उसकी जो एक्सप्लॉइटेशन है उसको जस्टिफाई करने का काम किया जाता है। रिलीजन जो है वो भी उसके लिए काम करता है। रिलीजन जो है वो गरीब लोगों की एक्सप्लॉइटेशन को जस्टिफाई करने का काम करता है। तो आपको इतना यहाँ पे कॉम्प्लेक्सिटी में जाने की जरूरत नहीं है। कार्ल मार्क्स मतलब सिंपली ये कहता है कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को कंट्रोल करता है, तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को भी शेप करने की कोशिश करता है। मतलब इकोनॉमी जो है वो पॉलिटिक्स को भी शेप करने की कोशिश करती है। उसके बाद वो पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच अपनी देता है। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के अंदर वो यही कहता है कि जो इकोनॉमी होती है उससे पॉलिटिक्स भी डिटरमाइन होती है। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच हम अगले लेक्चर्स के अंदर समझेंगे। तो ये आपको समझना है कि सेकंड स्टेज के अंदर कई सारे थिंकर्स ने कंट्रीब्यूट किया कंपैरेटिव स्टडी के अंदर। कार्ल मार्क्स जैसे थिंकर्स ने कहा कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स जो हैं वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को भी डिफाइन करते हैं। जिसके पास पैसा है वो पॉलिटिक्स को भी डिफाइन करता है, पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल करता है। तो ये यहाँ पे उनका कहना है। बेसिकली कार्ल मार्क्स ये कह रहे हैं कि जो कैपिटलिस्ट लोग हैं वो सरकार को भी कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो कैपिटलिस्ट के अकॉर्डिंगली सरकार काम करती है, कैपिटलिस्ट के अकॉर्डिंगली रिलीजन काम करता है। तो ये यहां पे कार्ल मार्क्स ने कहा। उसके बाद हम फिर थर्ड स्टेज इसकी देखते हैं 20th सेंचुरी से लेके कंटेम्परेरी टाइम्स तक। मतलब कि 20th सेंचुरी से लेके अभी तक किस तरीके से कंपैरेटिव गवर्नमेंट का जो फील्ड है वो डेवलप हुआ है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इंटर वॉर का पीरियड था, मतलब कि वर्ल्ड वॉर के बीच का जो पीरियड था, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बीच का जो पीरियड था, 1919 से लेके 1939 का जो पीरियड था, इस वक्त हमें देखने को मिलता है कि ये जो स्टडी थी ना कंपैरेटिव गवर्नमेंट की, ये बड़ी लिमिटेड थी। हम इसको लिमिटेड कह सकते हैं, पैरोकियल इन नेचर थी और साथ ही साथ यूरोपियन सेंट्रिक थी। मतलब कि यहाँ पे कोई साइंटिफिक एनालिसिस का यूज़ नहीं किया जाता था। यहाँ पे बाकी नॉन पॉलिटिकल प्रोसेसेस को स्टडी नहीं किया जाता था। सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर, फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस के ऊपर ही फोकस किया जाता था और उसी के साथ साथ यूरोप की ही स्टडी की जाती थी। तो हम कहते हैं कि कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर क्या होता है, कंपैरेटिव एनालिसिस होता है अलग अलग कंट्रीज के पॉलिटिकल प्रोसेस का, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का। लेकिन यहाँ पे सिर्फ यूरोप की कंट्रीज के पॉलिटिकल प्रोसेस और इंस्टीट्यूशंस को ही कंपैरेटिवली एनालाइज किया जाता था। बाकी जो ग्लोबल साउथ था, जो अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के देश थे, उनको बिल्कुल निगेट कर दिया गया था। उनके पॉलिटिकल सिस्टम और प्रोसेस की स्टडी नहीं होती थी और ये स्टडी पैरोकियल इन नेचर थी, मतलब कि बड़ी लिमिटेड थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि यूरोप के ऊपर ही फोकस किया जाता था और बड़ी नॉर्मेटिव स्टडी थी, डिस्क्रिप्टिव स्टडी थी, साइंटिफिक एनालिसिस का इस्तेमाल नहीं किया जाता था। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा फोकस जो है वो वैल्यूज़ वगैरह के ऊपर दिया जाता था और बाकी हम देखते हैं कि यहाँ पे बाकी जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, बाकी डेटा के ऊपर फोकस नहीं किया जाता था। हम देखते हैं कि
जो एफ ए ओग हैं, डब्ल्यू बी मुनरो हैं, सी एफ स्ट्रॉन्ग हैं, हमन फाइनर हैं, जे फ्रेडरिक हैं, ई एम सेंट हैं, इन कुछ थिंकर्स ने और भी कई सारे थिंकर्स हैं, उन्होंने काफ़ी कंट्रीब्यूट किया है यहाँ पे कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर इस टाइम पे। उसके बाद हम देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो है वो कंपैरेटिव गवर्नमेंट का जो एक एस्पेक्ट था वो पूरे तरीके से चेंज हो गया। वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले क्या होता था, मतलब कि 1945 से पहले क्या होता था, स्टडी जो थी बड़ी लिमिटेड थी, पैरोकियल थी, यूरोपियन सेंट्रिक थी, यूरोप के ऊपर ही फोकस किया जाता था, साइंटिफिक एनालिसिस इस्तेमाल नहीं किया जाता था, साइंटिफिक स्टडीज़ नहीं की जाती थी। हम देखते हैं कि यहाँ पे नॉर्मेटिव अप्रोच को फॉलो किया जाता था, इस चीज़ के ऊपर फोकस किया जाता था कि क्या होना चाहिए, रादर देन कि इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया जाता था कि क्या है अभी। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि फिर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या हुआ, 1945 के बाद क्या हुआ, ये जो डिसिप्लिन था कंपैरेटिव गवर्नमेंट का, ये फॉर्मल हो गया, एक प्रॉपर फॉर्मल तरीके से ये काम करने लगा, और ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो गया, वास्ट हो गया, और उसी के साथ साथ इंटरनेशनल इन कैरेक्टर बन गया कि अभी पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग कंट्रीज की स्टडी की जा रही है। अर्ली 20th सेंचुरी में क्या था, मतलब कि इंटर वॉर पीरियड के टाइम पे क्या था, मतलब कि वर्ल्ड वॉर सेकंड से पहले क्या था, हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल अप्रोचेस को इस्तेमाल किया जाता था, जैसे लीगल अप्रोच हो गई, इंस्टीट्यूशनल अप्रोच हो गई, या फिर हम देखते हैं कि फिलोसफिकल अप्रोच हो गई, हिस्टोरिकल अप्रोच हो गई, इन सब अप्रोचेस को इस्तेमाल किया जाता था, नॉर्मेटिव अप्रोचेस को इस्तेमाल किया जाता था। एम्पीरिकल स्टडी नहीं होती थी, साइंटिफिक स्टडी नहीं होती थी, फैक्ट्स और फिगर्स के ऊपर स्टडी नहीं होती थी, ऑब्जर्वेबल फिनोमिनास के ऊपर स्टडी नहीं होती थी, वेरीफाइएबल एस्पेक्ट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता था, और उसी के साथ साथ जो नॉन पॉलिटिकल फैक्टर्स होते थे उनको ओवरलुक कर दिया जाता था, उनको कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता था। तो यहां पे होता क्या था, देखो समझो इस बात को कि होता यह था यहां पे कि पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की ही स्टडी की जा रही है, सिर्फ अलग अलग कंट्रीज के लेजिस्लेचर को कंपेयर किया जा रहा है, एग्जीक्यूटिव को कंपेयर किया जा रहा है, गवर्नमेंट्स को कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन उस कंट्री की सोसाइटी कैसी है, उस कंट्री की इकोनॉमी कैसी है, उसको स्टडी नहीं किया जा रहा है। लेकिन सोसाइटी और इकोनॉमी जैसी चीजें भी कंट्रीब्यूट करती हैं पॉलिटिक्स के लिए, राइट। सोसाइटी और इकोनॉमी भी पॉलिटिक्स को शेप करने की कोशिश करती है, लोगों का जो बिहेवियर है, लोगों का बिहेवियर भी पॉलिटिक्स को शेप करने की कोशिश करता है, पॉलिटिकल कल्चर पॉलिटिक्स को शेप करने की कोशिश करता है। तो कई सारी चीजें थी जो कि नॉन पॉलिटिकल फैक्टर्स थे जो पॉलिटिक्स को शेप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता था। इसलिए कंपैरेटिव गवर्नमेंट की स्टडी उस वक्त एक अधूरी स्टडी बन के रह गई थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या होता है, मिड 20th सेंचुरी में क्या होता है, मतलब 1950s के बाद क्या होता है, या फिर 1945 के बाद क्या होता है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम देखते हैं कि बिहेवियरल रेवोल्यूशन आता है। और उसी के साथ साथ जो है कि नॉन पॉलिटिकल फैक्टर्स जो होते थे, जैसे कि पॉलिटिकल कल्चर की अगर मैं बात करूं, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की अगर मैं बात करूं, इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, सोसाइटी की अगर मैं बात करूं, इन सब नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स को भी कंसिडरेशन में लिया गया। बिहेवियर की स्टडी की जाने लगी, एम्पिरिकल मेथड को यूज किया जाने लगा, साइंटिफिक स्टडी की जाने लगी, इंडिविजुअल का जो पॉलिटिकल कल्चर है, जो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन है, उसको स्टडी किया जाने लगा। तो कई सारे एस्पेक्ट्स जो कि नॉन पॉलिटिकल फैक्टर्स थे उनको भी शामिल किया गया। हम देखते हैं कि एम्पिरिकल और साइंटिफिक मेथड्स को अडॉप्ट किया गया, सर्वेस करवाए जाने लगे, उसी के साथ साथ क्वेश्चनियर्स को कंडक्ट किया जाने लगा, केस स्टडीज होने लगी, स्टैटिस्टिक्स एनालिसिस होने लगा। तो एक तरीके से एम्पिरिकल या फिर हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक स्टडी जो है वो उभर करके आई 1950s के बाद। एक बिहेवियरल रेवोल्यूशन आया जिसके अंदर एक इंडिविजुअल के ऊपर फोकस किया जाता था, एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को एनालाइज करने की कोशिश की जाती थी कि किस तरीके से एक इंडिविजुअल वोट करता है, एक इंडिविजुअल का वोटिंग बिहेवियर क्या है, एक इंडिविजुअल किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर जो है वो पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता है, किस तरीके से इकोनॉमी जो है वो पॉलिटिक्स को शेप करने की कोशिश करती है, किस तरीके से एक समाज का कल्चर, एक समाज की हिस्ट्री, एक समाज की नॉर्म्स, एक समाज की वैल्यूज, ये किस तरीके से पॉलिटिकल सिस्टम को शेप करने की कोशिश करती हैं या पॉलिटिकल प्रोसेस को शेप करने की कोशिश करती हैं, इनको भी कंसीडरेशन में लिया जाने लगा। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि 1960 और 70s के टाइम पे क्या होता है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच और सिस्टम अप्रोच उभर करके आती है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच क्या होती है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ये स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है गैब्रियल एल्मोंड ने दी है, और हम देखते हैं कि सिस्टम अप्रोच डेविड ईस्टन ने दी है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच के अंदर जैसे इनपुट और आउटपुट की बात की जाती है कि एक सोसाइटी के अंदर, एक कंट्री के अंदर इनपुट आता है, मतलब लोग अपनी डिमांड्स रखते हैं, लोगों की कुछ डिमांड्स होती हैं, लोग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे होते हैं, और उसके बाद वो डिमांड्स सरकार के पास जाती हैं और सरकार फिर आउटपुट के मतलब पॉलिसीज बनाती है आउटपुट की फॉर्म में, राइट। और एक सर्कल चलता रहता है, इनपुट जाता है उस किसके अंदर, पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर, और पॉलिटिकल प्रोसेस से जो है वो आउटपुट निकल के आता है, राइट।
तो लोगों की जो डिमांड्स हैं, लोगों को अगर कोई अगर प्रॉब्लम आ रही है तो लोगों की डिमांड्स जो है पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर जाती हैं, गवर्नमेंट के पास जाती हैं, गवर्नमेंट उनको उन डिमांड्स को देखती है क्या ये डिमांड्स रीजनेबल हैं या नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट जो है वो पॉलिसीज बनाती है आउटपुट की फॉर्म में, और उन पॉलिसीज के ऊपर जो है फिर लोग जो होते हैं दोबारा से उन पॉलिसीज को देखते हैं। अगर वो पॉलिसीज उनको पसंद हैं तो ठीक है, अगर पसंद नहीं है तो उनको क्रिटिसाइज करने का काम करते हैं, अपना फीडबैक देते हैं। वो फीडबैक दोबारा से इनपुट के रूप में जाता है, और इनपुट जो है इनपुट पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर जाता है, फिर आउटपुट बनता है। तो ये एक सर्कल जो है वो चलता रहता है। तो हम देखते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच उभर करके आई, सिस्टम अप्रोच उभर करके आई, तो ये हमें देखने को मिलता है। फिर हम देखते हैं कि 21st सेंचुरी के अंदर क्या हुआ, स्टडी ऑफ नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स एंड पॉलिटिक्स ऑफ ग्लोबल साउथ। अब जो है वो नॉन वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम्स के ऊपर भी फोकस किया जाने लगा, सिर्फ यूरोप के ऊपर या वेस्ट के ऊपर फोकस नहीं किया जाने लगा, ग्लोबल साउथ की पॉलिटिक्स की स्टडी की जाने लगी। ग्लोबल साउथ मतलब एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज के जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस हैं, जो उनकी पॉलिटिक्स है, उसको स्टडी किया जाने लगा। उसी के साथ साथ हम देखते हैं डेविड ईस्टन, गैब्रियल एल्मोंट, पॉवेल, रॉबर्ट हाल, लुशियन पाइस, सिडनी बर्बा, कार्ल ल्यूश, हेरोल्ड लेसवेल, इन सभी थिंकर्स ने, और भी कई सारे थिंकर्स आते हैं, इन्होंने कमेंडेबल कंट्रीब्यूशन दिया किसके अंदर, कंपैरेटिव गवर्नमेंट के अंदर, या फिर कंपैरेटिव गवर्नमेंट की डेवलपमेंट के अंदर। तो हमें यहां पे ये देखने को मिला कि 1945 ऑनवर्ड्स या फिर 1950s ऑनवर्ड्स, मतलब वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद या फिर 1950s के बाद जब बिहेवियरल रेवोल्यूशन आया, तो जो हमारी कंपैरेटिव गवर्नमेंट हुआ करती थी, जो 1950 से पहले की कंपैरेटिव गवर्नमेंट हुआ करती थी, वो बड़ी पैरोकियल थी, लिमिटेड थी, वेस्ट तक ही उसका फोकस था, यूरोपियन सेंट्रिक थी, नॉर्मेटिव अप्रोचेस को इस्तेमाल किया जाता था, नॉन पॉलिटिकल फैक्टर्स को कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता था, उसी के साथ साथ साइंटिफिक स्टडी नहीं की जाती थी, इंपीरिकल स्टडी नहीं की जाती थी। लेकिन 1950s के बाद क्या होता है, बिहेवियरल रेवोल्यूशन आता है, नॉन पॉलिटिकल फैक्टर्स की स्टडी की जाती है, पॉलिटिकल कल्चर जैसे फैक्टर्स इमर्ज होके आते हैं, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन जैसे एस्पेक्ट्स और कंसेप्ट्स इमर्ज होके आते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच, सिस्टम अप्रोच जैसी अप्रोचेस इमर्ज होके आती हैं, उसी के साथ इंटरप्रेटिव अप्रोचेस जैसी अप्रोचेस उभर करके आती हैं, इंपीरिकल स्टडी होने लगती है, साइंटिफिक स्टडी होने लगती है, सर्वेज कंडक्ट करवाए जाते हैं, क्वेश्चनियर्स के बेसिस के ऊपर, केस स्टडीज के बेसिस के ऊपर, स्टैटिस्टिक एनालिसिस जैसी चीजों को इंक्लूड किया जाता है, ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स को जो है, ऑब्जर्वेबल एस्पेक्ट्स को जो है वो कंसिडरेशन में लिया जाता है, या फिर वेरीफाइबल एस्पेक्ट्स की स्टडी की जाती है, नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स को कंसिडरेशन में लिया जाता है, और एक तरीके से इंपीरिकल अप्रोच इस्तेमाल की जाती है, साइंटिफिक अप्रोच इस्तेमाल की जाती है। तो ये एक शिफ्ट जो आया, मतलब कि नॉर्मेटिव स्टडी से साइंटिफिक स्टडी की तरफ, ये हमें 1950s में देखने को मिलता है कि 1950s के बाद जो है वो हमारा कंपैरेटिव गवर्नमेंट का डोमेन थोड़ा लार्ज हो गया, वास्ट हो गया, पूरी दुनिया की स्टडी होने लगी, ग्लोबल साउथ के ऊपर फोकस किया जाने लगा, गरीब देशों के ऊपर, डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर फोकस किया जाने लगा, एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका की कंट्रीज के ऊपर फोकस किया जाने लगा। उसी के साथ साथ नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स को कंसिडरेशन में लिए जाने लगा, बिहेवियरल अप्रोचेस उभर करके आई, स्ट्रक्चरल फंक्शन, सिस्टम अप्रोच, इंटरप्रेटिव अप्रोच, ये सब अप्रोचेस उभर करके आई। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि एक शिफ्ट हमें देखने को मिलता है कंपैरेटिव गवर्नमेंट में 1950s के बाद। तो इस तरीके से हम इसका इवोल्यूशन कवर कर लेते हैं। मैंने आपको बताया कि इसका इवोल्यूशन हम अरिस्टोटल के टाइम पे ट्रेस करते हैं, लेकिन पूरे तरीके से एक अच्छे तरीके से कंपैरेटिव गवर्नमेंट कब डेवलप होके आई, तो वो आई 1950s के बाद, वो आई वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद, 1945 के बाद या 50s के बाद, जब इंपीरिकल स्टडी को इंक्लूड किया जाने लगा, जब बिहेवियरल रेवोल्यूशन आया। लेकिन ट्रेस उसको हम कर सकते हैं अरिस्टोटल के टाइम से, लेकिन उस वक्त नॉर्मेटिव होती थी, डिस्क्रिप्टिव होती थी, वैल्यू लेडन होती थी, नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स को शामिल नहीं किया जाता था, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस की स्टडी की जाती थी, लेजिस्लेचर की स्टडी की जाती थी, एग्जीक्यूटिव्स की स्टडी की जाती थी, जुडिशरी की स्टडी की जाती थी अलग अलग कंट्रीज की। लेकिन जो नॉन पॉलिटिकल एक्टर्स होते हैं, जो पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस करने का काम करते हैं, जैसे सोसाइटी हो गई, कल्चर हो गया, नॉर्म्स हो गया, उसी के साथ साथ ट्रेडिशंस हो गया, उसी के साथ साथ इकोनॉमी हो गया, इनको इंक्लूड नहीं किया जाता था, इनको शामिल नहीं किया जाता था। तो इस तरीके से हम इवोल्यूशन ऑफ कंपैरेटिव गवर्नमेंट यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया होगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।